नमस्कार दोस्तों, सार्थक भाषा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर पूजा लेकर आई हूं आपके लिए एक नया विषय। तो चलते हैं आज के विषय की ओर। हिंदी व्याकरण। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रसास्वादन विषय का अध्ययन करेंगे। महाराष्ट्र बोर्ड की कक्षा 11वीं और 12वीं में यह प्रश्न पदे विभाग में 6 अंकों के लिए पूछा जाता है। यह प्रश्न कक्षा 11वीं और 12वीं की पाठ्य पुस्तक युवक भारती की कविताओं पर ही आधारित होता है। तो समय व्यर्थ किए बिना बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। कविता के रसास्वादन के मुद्दे। रसास्वादन करने से पहले हमें उसके मुद्दों को जानना आवश्यक है कि आखिर कौन से मुद्दे हैं जिसके आधार पर रसास्वादन किया जाता है। सबसे पहला शीर्षक, दूसरा रचनाकार, तीसरा केंद्रीय कल्पना, चौथा रस, पांचवा अलंकार, छठा प्रतीक विधान, सातवां कल्पना, आठवां पसंद की पंक्तियां तथा प्रभाव, नौवां पसंद आने का कारण, 10वां शब्द समूह और अंतिम तथा 11वां भाषा विचार। ये 11 मुद्दे आपकी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत भी दिए गए हैं। आप वहाँ से भी देख सकते हैं या आप इसको लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इन 11 मुद्दों को आपने देखा, इस पर हम लोग विस्तारपूर्वक चर्चा भी करेंगे। यहाँ पे बात आती है, जो प्रश्न है वो 6 अंकों का है। तो 6 अंकों के आधार पर क्या 11 मुद्दे लिखने हैं? सभी मुद्दों को कवर करना ज़रूरी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये मुद्दे इसलिए दिए गए हैं ताकि आप इन मुद्दों के आधार में से किसी भी मुद्दों को लेकर, किन्हीं 4 या 5 मुद्दों को लेकर आप अपने प्रश्न को लिख सकते हैं। जैसे शीर्षक लेना अनिवार्य है, रचनाकार का नाम लिखना अनिवार्य है, रस और अलंकार लिखना अनिवार्य है, क्योंकि आप रसास्वादन कर रहे हो। अगर आपने कविता को सचमुच में आत्मसात किया है तो उसके रस की अनुभूति भी की होगी। और कविताओं में अलंकार भी होते हैं तो उनको भी आपने परखा होगा। तो उस आधार पर आप रस और अलंकार भी लिखेंगे। पसंद की पंक्तियाँ और पसंद आने का कारण, ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आप रसास्वादन तो कर ही सकते हैं बिना किसी झिझक के। रही बाकी मुद्दों की बात, वो भी बहुत आसान है। आप इस वीडियो के माध्यम से उन मुद्दों को भी आसानी से सीख जाएंगे। अब आगे चलते हैं और इन सभी शीर्षक में आखिर लिखना क्या है, किस प्रकार से लिखना है, वो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले शीर्षक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, शीर्षक अर्थात विषय। इसके अंतर्गत कविता का शीर्षक लिखा जाता है। रसास्वादन हेतु कविता का जो अंश दिया गया है, यदि संभव हो तो उस रचना के संदर्भ में संक्षिप्त में विचार लिखने चाहिए। जब आप शीर्षक की बात करते हैं तो उस समय उससे संबंधित अगर आपको कोई जानकारी है कि वो कविता कौन से समय की है, मध्यकालीन है, रीतिकालीन है, ठीक है, या फिर वो कहाँ से संकलित की गई है, यानी कौन सी पुस्तक से ली गई है, कौन सी पुस्तक का अंश है, अगर आपको इस विषय में पता है तो आप लिख सकते हैं। दूसरा मुद्दा रचनाकार। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि जो कवि है या जिसकी वो रचना है, जिसने वो लिखी है, जिसकी वो कृति है, उसके नाम आपको यहाँ पर लिखना है। केंद्रीय कल्पना। केंद्रीय कल्पना में कविता जब होती है, जो कविता का केंद्रीय भाव है, अर्थात कल्पना किस संदर्भ में है, यह स्पष्ट करना जरूरी है। यानी जो कविता लिखी गई है, कवि ने कौन सी भावनाओं को लेकर उसे लिखा है। क्या वो देश प्रेम पर आधारित है, या किसी प्रेमी और प्रेयसी के ऊपर आधारित है, या किसी फूल पर आधारित है, प्रकृति पर आधारित है, या भ्रष्टाचार पर, या समसामयिक मुद्दों पर आधारित है। तो वो हमें भावनाएं यहाँ पर लिखनी है, केंद्रीय कल्पना लिखनी है। रस। जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर आप रसास्वादन कर रहे हैं तो आपको रस लिखना अनिवार्य है। रस कविता के भावों पर आधारित होते हैं, इसलिए कविता में आए रस उन भावों की अभिव्यक्ति कराते हैं। कविता या पंक्तियाँ किस रस में लिप्त हैं उसका वर्णन करना अनिवार्य है। अलंकार। अलंकार कविताओं में चमत्कार उत्पन्न करते हैं, जिससे कविता तो प्रभावी लगती है, साथ ही कविता के शब्द और भाव भी सशक्त हो जाते हैं। कविता की पंक्तियों में प्रयोग किए गए अलंकार का वर्णन लिखना है। तो जिस प्रकार से अगर एक साधारण सी लड़की को आप बहुत सुंदर से कपड़े पहना दीजिए और आभूषण पहना दीजिए तो कितनी सुंदर लगेगी, उसका सौंदर्य बढ़ जाएगा, उसका रूप बढ़ जाएगा, निखर जाएगा, एक आकर्षित लगने लगेगी। उसी प्रकार जब कवि कविता लिखता है तो अलग अलग शब्दों का, अलग आभूषणों का, यानी जो भाषिक आभूषण उनका प्रयोग करता है। तो वहाँ पे जो अलंकार है, जो चमत्कार उत्पन्न हो रहा है,
उस चमत्कार को लिखना आवश्यक है। प्रतीक विधान, इसके अंतर्गत हम लोग लिखेंगे कविता को अधिक रोचक एवं प्रभावी बनाने हेतु विभिन्न प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। कवि द्वारा कविता में प्रयोग किए गए प्रतीकों को बारीकी से जांच और समझकर लिखना है। अगला मुद्दा है कल्पना। कवि अपनी कल्पना के आधार पर कविता की रचना करता है। उस रचना का पूर्ण बोध होने पर ही कविता के भाव को आत्मसात किया जा सकता है। इस मुद्दे के अंतर्गत कवि की कल्पना को समझकर उसका विवरण लिखना है, क्योंकि जब कवि किसी कविता की कल्पना करता है, कृति करता है, रचना करता है, निर्माण करता है, उस समय उसके जो भाव है उन भावों को समझकर, उस कविता को पढ़कर जो भाव आप में उत्पन्न हुए हैं कवि के आधार पर, उसको आपको यहाँ पे व्यक्त करना है। पसंद की पंक्तियाँ, यहाँ पे छात्र पूर्णतः स्वतंत्र हैं। वो दिए गए अंश पर आधारित कविता की कोई भी 2 पंक्तियाँ लिख सकते हैं। रसास्वादन के इस मुद्दे हेतु पाठक पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। वह अपनी मनपसंद पंक्तियों को लिख सकता है जिन पंक्तियों ने उसे अत्यंत प्रभावित किया हो या बहुत पसंद आई हो। कविता पसंद आने का कारण, अब यहाँ पर छात्र को कविता की जिन पंक्तियों ने पाठक को प्रभावित किया है और जिस वजह से वे पंक्तियाँ पसंदीदा बन गई हैं, बस उन पंक्तियों के पसंद का कारण लिखना है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आपके हृदय को छू गई है, अर्थात पसंद आ गई है। शब्द समूह, यहाँ पर कविता में प्रयुक्त संगीतात्मक, लयात्मक शब्द अथवा अधिक प्रभावी बनाने वाले शब्द जिससे कविता सजीव, रोचक, अर्थपूर्ण, श्रेष्ठ आदि लगती है, उन शब्दों का वर्णन लिखना है। भाषा विचार, कविता में प्रयुक्त भाषा के संदर्भ में कहा जा सकता है कि कई बार स्थानीय या क्षेत्रीय भाषाओं के संपर्क के कारण यह अधिक प्रभावी बनाने हेतु कविता में अन्य भाषा उर्दू, राजस्थानी, अवधी, ब्रज आदि का प्रयोग कर लिया जाता है। तो बस उन शब्दों को की परख करके आपको इस मुद्दे को लिखना है कि आखिर कविता की भाषा कैसी है, उस कविता की जो रचना की गई है किन शब्दों के आधार पर की गई है, क्या सचमुच में सहज है, सरल है, बोधगम्य है। तो इस आधार पर आपको यहाँ पर वर्णन करना है। अब हम लोग देखते हैं पाठ 5 आ, वृंद के दोहे पर आधारित रसास्वादन। ये वृंद के दोहे कक्षा 12वीं की पुस्तक में दिया गया पाठ है, तो उसके आधार पर हम लोग रसास्वादन करेंगे। जीवन के अनुभवों और वास्तविकता से परिचित करने वाले वृंद जी के दोहों का रसास्वादन कीजिए। ये प्रश्न कक्षा 12वीं की पुस्तक, पाठ्य पुस्तक यानी युवक भारती में दिया गया है। उसी प्रश्न के आधार पर हम लोग यहाँ पर रसास्वादन करना सीखेंगे कि आखिर आपको प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है। रसास्वादन के मुद्दों के आधार पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे शीर्षक, रीतिकालीन काव्य पर आधारित दोहों को वृंद के दोहे शीर्षक के रूप में समावेश किया गया है। इन दोहों को वृंद सतसई संग्रह से संकलित किया गया है। अब यहाँ से बात शीर्षक की थी, लेकिन शीर्षक के साथ साथ हम लोगों ने ये बताया है कि ये रीतिकालीन काव्य है पर आधारित है, दूसरा वृंद सतसई से ली गई है। तो यहाँ पे 2 मुद्दों को और जोड़ दिया जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा रोचक और प्रभावी लग रही है। जो आपकी उत्तर पत्रिका जांचेगा उस पर भी प्रभाव पड़ेगा कि हाँ, बच्चा अच्छे से इस चीज़ को जानता है, समझता है। अगला, रचनाकार प्रस्तुत पंक्तियों, दोहे या चतुष्पद या जो भी हमारी कविताएं हैं, कविताओं की विधाएं हैं, उसके आधार पर जो कवि है उसका यहाँ पर नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे मैंने दिया है, प्रस्तुत पंक्तियों या दोहों के रचनाकार कवि वृंद हैं। केंद्रीय कल्पना, कवि वृंद के दोहों की केंद्रीय कल्पना यह है कि मनुष्य को मनुष्य के प्रति व्यवहारिक अनुभवों से परिचित होना चाहिए तथा जीवन में चाहे कितनी ही विकट परिस्थितियां क्यों न आए, हमें जीवन के प्रति सकारात्मक उम्मीद और सच्चाई का मार्ग भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की लालसा में चादर के बाहर पैर नहीं निकालने चाहिए। यानी हमारी जो लालसाएं, अभिलाषाएं, इच्छाएं हैं, मनोकामना है, अपने दायरे से, अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर पूरा नहीं करना चाहिए, गलत तरीक़ों का इख्तियार नहीं करना चाहिए। यही इस कविता का केंद्रीय भाव है, ये केंद्रीय कल्पना है। अगला आता है कल्पना। वृंद के दोहों में कल्पना की बात कही जाए तो उनके इस दोहे से स्पष्ट दिखाई देता है।
नैना देत बताए, सब हित को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी बहाली बुरी कही देत। अब यहाँ पर जो कवि वृंद की जो कल्पना है उसके बारे में बता रही हूँ। वृंद जी ने अपनी कल्पना अनुसार बताना चाहा है कि आँखें ही वे माध्यम हैं जो सभी उचित अनुचित बातों को व्यक्त कर देती है, अर्थात हृदय के अच्छे बुरे सभी भावों को व्यक्त कर देती है। जिस प्रकार आईना व्यक्ति की अच्छाई और बुराई बयान करता है। पसंद की पंक्तियाँ तथा प्रभाव। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ छात्र पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, वो अपनी मनपसंद पंक्ति लिख सकता है। तो यहाँ लिखा है, अपनी पहुँच विचारी के कर्तव्य करिए दौर, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर। तो यहाँ छात्र को लिखना है, वृंद के दो हो कि ये पंक्तियाँ मुझे बेहद पसंद है। जब पसंदीदा पंक्तियों की बात कर रहे हो तो आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी देना है। अगला मुद्दा है कविता पसंद आने का कारण। मुझे ये पंक्तियाँ इसलिए पसंद है क्योंकि इस दोहे में जीवन की उस सच्चाई का वर्णन किया गया है जो हमें हमारे सपनों और अभिलाषाओं को सीमित और उपलब्ध साधनों द्वारा पूरा करने की सीख देता है। पारिवारिक समारोह, धार्मिक अनुष्ठान, सैर सपाटा आदि पर अपनी आर्थिक क्षमता के आधार पर खर्च करना उचित है। किसी से कर्ज लेकर किए गए खर्च से व्यक्ति ऋणी तो बन जाता ही है, साथ ही समाज में हंसी का पात्र भी बनकर रह जाता है। हमें अपना पाँव उतना ही पसारना चाहिए जितनी हमारी चादर हो। अपनी आर्थिक या अपनी हैसियत के अनुसार हमें अपने काम करने चाहिए, अपने सपनों को देखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। रस। कछु कहीं नीच न छेड़िए, भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में उछार बिकारत अंग। एक और देखते हैं। अथवा अपनी पहुँच विचारी के कर्तव्य करिए दौर, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर। दोनों ही दोहों में शांत भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ शांत रस है। पढ़ने वाले पर निर्भर करता है कि आखिर वो किस रूप को, किस भाव को अनुभव कर रहा है। यहाँ पर दोनों में ही शांत रहने की बात की जा रही है, इसीलिए शांत रस उत्पन्न हो रहा है। अलंकार। जो खर्चे त्यों तो बढ़े, बिन खर्चे घट जात। दोहों की इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। एक और देखते हैं। तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर। दोहे की इस पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। देत अहेत देत में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कविता में अलग अलग पंक्तियों के आधार पर अलग अलग अलंकारों का प्रयोग किया गया है जो मैंने आपको बताए हैं। प्रतीक विधान। दोहों में धन खर्च करने पर ही बढ़ता है। आंखें सच झूठ बयान कर देती हैं। चादर के अनुसार पैर पसारना, सद्गुणों के कारण आदर मिलना, दुष्ट व्यक्ति की संगत अथवा उससे उलझने में दोष खुद मिलना आदि दोहों में प्रतीक विधान का बहुत ही सुंदर और मनोहारी चित्रण को दर्शाता है। यहाँ अलग अलग मुद्दों के आधार पर, अलग अलग बात के आधार पर प्रतीक विधानता झलक रही है या चित्रित की गई है, तो ये प्रतीक विधान है। अगला मुद्दा है हमारा शब्द समूह। वृंद के दोहे ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। दोहों में तुकान शब्द दौर सौर, कोई होई, देत लेत, गात पात आदि का प्रयोग किया गया है। दोहे की भाषा सरल, सहज, सुगम तथा बोधगम्य या बोधात्मक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोगों ने शब्द समूह के बारे में वर्णन दिया है। अगला देखते हैं। इन दोहों में बताया है कि धन किसी तिजोरी या ताले में बंद करने से नहीं अपितु खर्च करने से बढ़ता है। मनुष्य को अपनी ज़रूरतें अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरी करनी चाहिए। आप दूसरों के प्रति कैसी भावनाएं रखते हैं, आप लाख छुपाने का प्रयास कर लीजिए मगर आप नहीं छिपा सकते, क्योंकि आपकी आंखें सच्चाई व्यक्त कर देती है। मनुष्य धन या बड़कपन से बड़ा नहीं होता, बल्कि उसे उसके गुण या सद्गुण ही बड़ा बनाते हैं या आदर का पात्र बनाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर मुकाबला करने का प्रयास करना चाहिए। इन सभी पहलुओं के आधार पर मनुष्य के व्यवहारिक बोध को अनुपम ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो ये भाषा विचार है हमारा। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो
के माध्यम से रसास्वादन किस प्रकार किया जाता है बहुत ही सरल शब्दों में और आसान तरीके से सीखा होगा, समझा होगा और आने वाले जो पाठ हैं जो आप अभी सीखने वाले हैं वहाँ पर उन कविताओं में इस रसास्वादन का ठीक तरीके से प्रयोग करके उत्तर लिखेंगे। और अगर यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यदि आपका कोई सुझाव हो या किसी भी तरह का प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।